हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल NGR क्लासेज 0.1 में। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं मेरे द्वारा बनाया गया पिछला वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो आज का ये वीडियो जो है मगध साम्राज्य के बारे में है। इसके 20 मोस्ट क्वेश्चन जो हैं वो लेकर आया हूँ आपके लिए, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। तो शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन, मगध की प्रारंभिक राजधानी थी गिरिराज, राजगृह, पाटलिपुत्र या अशोक। तो मगध की प्रारंभिक राजधानी जो थी वो गिरिब्रज या राजगृह थी, गिरिराज थी, और सेकंड राजधानी राजगृह थी। महत्वपूर्ण राजधानी जो थी वो राजगृह थी। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, मगध पर शासन करने वाला प्रथम शासक कौन था? तो मगध पर शासन करने वाला प्रथम शासक बृहद्रथ, बिंबिसार, शिशुनाग या चंद्रगुप्त मौर्य था। तो मगध पर शासन करने वाला प्रथम शासक जो था वो बृहद्रथ था। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड है, मगध पर शासन करने वाला प्रथम राजवंश कौन था? शासक नहीं, राजवंश। तो मगध पर शासन करने वाला प्रथम शिशुनाग, हर्यंक, नंदवंश या मौर्य वंश। तो मगध पर शासन करने वाला प्रथम राजवंश जो था वो हर्यक वंश था। इसकी एक ट्रिक है जो मैं आपको अलग से सभी वंश की ट्रिक दे दूंगा, जिससे आसानी हो जाएगी आपको विस्तृत राजवंशों के बारे में पढ़ने के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ, मगध पर हर्यक वंश की स्थापना किसने की थी? तो मगध पर हर्यक वंश की स्थापना बिंबिसार ने, बिंदुसार ने, सामंत ने या बृहद्रथ ने। तो मगध पर हर्यक वंश की जो स्थापना है वो बिंबिसार ने की थी। बिंबिसार जो हैं वो हर्यक वंश के संस्थापक माने जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, बिंबिसार से संबंधित गलत तर्क कौन सा है, ये हमें छांटना है। तो ये उसके ससुराल हैं तीनों, काशी, वैशाली, भद्र काशी या कौशल। तो कौशल की महारानी थी कौशला देवी, जिससे बिंबिसार ने विवाह करके उसे अपने साम्राज्य में मिला लिया था। वैशाली की चेलेना, भद्र की क्षेमा, ये जो थी वे सभी बिंबिसार की पत्नियां थी और ये उनके राज्यों से संबंधित हैं। तो ये सभी क्षेत्र सही हैं। इसका उत्तर होगा डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, बिंबिसार ने किस शासक के पांडु रोग होने पर राजवाद्य जीवक को भेजा? प्रद्योत के, कौनिक के, उद्यन के या फिर शिशुना के। तो बिंबिसार ने जो है वो प्रद्योत शासक के, मतलब पांडु रोग हो गया था उसको, तो राजवैद्य भेजा था, जीवक नामक राजवैद्य को भेजा था प्रद्योत के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है, बिंबिसार का शासनकाल था 544 ईस्वी पूर्व से 493 ईस्वी पूर्व, 500 ईस्वी पूर्व से 400 ईस्वी पूर्व, 500 ईस्वी पूर्व से 450 ईस्वी पूर्व या 550 ईस्वी पूर्व से 450 ईस्वी पूर्व। तो बिंबिसार का शासनकाल जो था वो 544 ईस्वी पूर्व से 493 ईस्वी पूर्व। और बिंबिसार के बाद में उसका पुत्र अजातशत्रु है, जिन्होंने इनकी हत्या करके शासक बना था। चलिए क्वेश्चन नंबर है 8, अजातशत्रु का शासनकाल था, अजातशत्रु का शासनकाल 492 ईस्वी पूर्व से 460 ईस्वी पूर्व, 500 ईस्वी पूर्व से 350 ईस्वी पूर्व, 493 ईस्वी पूर्व से 425 ईस्वी पूर्व या इनमें से कोई नहीं। तो 492 ईस्वी पूर्व में जो है वो अजातशत्रु अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके शासक बना था और ये प्राचीन भारत का प्रथम पितृहंता माना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, अजातशत्रु के काल में किसको मोक्ष की प्राप्ति हुई थी? तो अजातशत्रु के काल में बुद्ध को, महावीर को, मोगलीपुत्र घोषाल को या ये सभी। तो अजातशत्रु के काल में ही बुद्ध, महावीर और मोगलीपुत्र घोषाल जिनको मोक्ष की प्राप्ति हुई थी और इनके काल से ही ये संबंधित हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, प्राचीन भारत का प्रथम पितृहंता किसे माना जाता है? उदयन को, अजातशत्रु को, पद्मनंद को या बिंबिसार को। तो
प्राचीन भारत का प्रथम पितृहंता जो है वो अजातशत्रु को माना जाता है, और अजातशत्रु के बाद में अजातशत्रु को मारकर शासक बनने वाला उदयन जो दूसरा पितृहंता माना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11th, पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की और उसे अपनी राजधानी किसने बनाई? तो पाटलिपुत्र की स्थापना बिंबिसार ने, उदयन ने, महापद्म ने या अजातशत्रु ने? तो पाटलिपुत्र की सर्वप्रथम स्थापना उदयन ने की थी, और ये हरिया क्वेश्चन से संबंधित हैं, और उदयन ने ये अपनी इसे प्रथम राजधानी बनाई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 12th, उदयन का शासनकाल माना जाता है 459 ईस्वी पूर्व से 432 ईस्वी पूर्व, 500 ईस्वी पूर्व से 400 ईस्वी पूर्व, या 460 ईस्वी पूर्व से 400 ईस्वी पूर्व, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर होगा उदयन का जो शासनकाल था वो 459 ईस्वी पूर्व से 432 ईस्वी पूर्व था, और उदयन जो है ये जैन धर्म से संबंधित था। अब आगे आते हैं शिशुनाग वंश के सवाल। तो शिशुनाग वंश की स्थापना किसने की थी? शिशुनाग वंश की स्थापना शिशुनाग ने, कालाशोक ने, नंदीवर्धन ने या फिर घनानंद ने? तो शिशुनाग वंश की स्थापना जो है वो शिशुनाग ने की थी, और इन्होंने 412 ईस्वी पूर्व में नागदशक को मारकर शिशुनाग वंश की स्थापना की थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, शिशुनाग वंश का समय था 412 ईस्वी पूर्व से 344 ईस्वी पूर्व, 390 ईस्वी पूर्व से 380 ईस्वी पूर्व, या 400 ईस्वी पूर्व से 350 ईस्वी पूर्व, या इनमें से कोई नहीं? तो शिशुनाग वंश का जो समय था वो 412 ईस्वी पूर्व से 344 ईस्वी पूर्व था, और शिशुनाग ने सर्वप्रथम नागदशक जो हरियंक वंश का संस्थापक था उसे मारकर इस शिशुनाग वंश की स्थापना की थी, अपने नाम पर शिशुनाग वंश की स्थापना की। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, शिशुनाग राजा बनने से पहले कहाँ का राज्यपाल था? बनारस का, उज्जैन का, सिरपा का, या पाटलिपुत्र का? तो शिशुनाग जो है वो राजा बनने से पहले बनारस का एक राज्यपाल होता था। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 है, शिशुनाग ने पहली बार मगध की दो राजधानी कौन सी बनाई थी? तो शिशुनाग ने पहली बार मगध की दो राजधानी बनाई थी, और वो बनाई थी राजगीर, वैशाली, पाटलिपुत्र, या ए एवं बी? तो इसका आंसर भी ए एवं बी होगा, क्योंकि उन्होंने राजगृह और वैशाली को सर्वप्रथम दोनों को राजधानी बनाई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, कालाशोक का शासनकाल माना जाता है। तो कालाशोक का शासनकाल जो है वो 392 ईस्वी पूर्व से 361 ईस्वी पूर्व माना जाता है, और इसी के शासनकाल में दूसरी बौद्ध संगति हुई थी, और प्रथम बौद्ध संगति जो है वो अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी, और अजातशत्रु वही है जो प्रथम पितृहंता माना जाता है प्राचीन भारत का, जिन्होंने बिंबिसार की हत्या करके शासक बना था। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 है, महापद्म नंद का पहला नाम क्या था? मतलब महापद्म नंद का उपनाम रामसेन, अग्रसेन, घनानंद या महापद्म नंद? तो महापद्म नंद का पहले नाम जो था वो अग्रसेन था। क्वेश्चन नंबर 19, नंदवंश की स्थापना कब की गई? तो नंदवंश की स्थापना जो है वो 344 ईस्वी पूर्व में, 320 ईस्वी पूर्व में, 360 ईस्वी पूर्व में, या 325 ईस्वी पूर्व में? तो नंदवंश की स्थापना जो है वो 344 ईस्वी पूर्व में महापद्म नंद ने की थी। क्वेश्चन नंबर 20 है, किस नंदवंश के शासक को सर्वेक्षांतक कहा जाता है? तो किस नंदवंश को? तो महापद्म नंद को, घनानंद को, या दोनों को? तो इसमें नंदवंश का जो शासक था वो सर्वेक्षांतक यानी सभी शत्रुओं या क्षत्रियों को मारने वाला महापद्म नंद था, और इसे ही इसके समय व्याकरण के आचार्य पाणिनि जो थे वो इनके मित्र थे। और सर्वमोस्ट जो सवाल बनता है महापद्म नंद का वो बनता है कि सर्वप्रथम केंद्रीय शासन पद्धति की स्थापना जो है महापद्म नंद ने की थी। प्राचीन काल में केंद्रीय प्रशासन की स्थापना या केंद्रीय शासन पद्धति की स्थापना जो है महापद्म नंद ने की थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है, महापद्म नंद ने किस अभिलेख के अनुसार कलिंग विजय प्राप्त की थी? मतलब महापद्म नंद की
जो कलिंग विजय हैं वो किस अभिलेख से पता चलता है? खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख से, गिरनार अभिलेख से, सुप्रा अभिलेख से या मनशेर अभिलेख से? तो महापद्म नंद के खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख से जो है वो कलिंग विजय के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। और इसी अभिलेख से पता चलता है कि महापद्म नंद ने कलिंग में एक नहर का निर्माण करवाया था और वहाँ से कलिंग से एक प्रतिमा, जो जिनसेन की प्रतिमा थी, उसे वहाँ से लेकर आया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 22, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया? 350 ईस्वी पूर्व में, 326 ईस्वी पूर्व में, 380 ईस्वी पूर्व में या 310 ईस्वी पूर्व में? तो सिकंदर जो है वो 326 ईस्वी पूर्व में भारत पर आक्रमण करता है और उस समय घनानंद जो है वो मगध साम्राज्य पर शासक था। चलिए क्वेश्चन नंबर 23, अंबिक किस क्षेत्र का शासक था जिसने सिकंदर के सामने आत्मसमर्पण किया था? तो अंबिक जो है वो एकमात्र भारत का तक्षशिला, पाटलिपुत्र, कंबोज या मगध? तो अंबिक जो है वो पाटलिपुत्र नहीं, तक्षशिला के शासक थे जिन्होंने सिकंदर के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 24, यूनानियों ने हाइडेस्पिस का युद्ध किसे कहा? तो यूनानियों ने झेलम या वितस्ता के युद्ध को, रोशनी के युद्ध को, परुष्णी नदी के युद्ध को या इनमें से कोई नहीं? तो यूनानियों ने हाइडेस्पिस का युद्ध जो है वो झेलम या वितस्ता के युद्ध को एक हाइडेस्पिस का युद्ध कहा। और 326 ईस्वी पूर्व में राजा पोरस व सिकंदर के मध्य ये युद्ध लड़ा गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 25, सिकंदर ने झेलम या वितस्ता का युद्ध किससे लड़ा था? 25 नंबर क्वेश्चन है, सिकंदर ने झेलम या वितस्ता का युद्ध किससे लड़ा था? तो दोस्तों यदि आपने विस्तृत मगध साम्राज्य के बारे में पढ़ा है तो आप इसका उत्तर कमेंट में बताएं कि अंबिक थे या चंद्रगुप्त मौर्य, उदयन या पोरस, जिससे सिकंदर ने झेलम या वितस्ता का युद्ध लड़ा था और इसी युद्ध को हाइडेस्पिस का युद्ध भी कहा जाता है। तो दोस्तों आज का वीडियो जो है यहीं समाप्त होता है और यदि मेरा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।